वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास हमने सारा बेसिक्स डेप्रिसिएशन का सीख लिया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस फॉर्म में लगता है, किस एसेट पे उसका क्या नाम होता है और उसको रिकॉर्ड करने के मेथड्स क्या होते हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि दो मेथड्स होते हैं। ओके, एक हम जब सीधा सीधा एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और दूसरा जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया था कि हम अपनी एसेट की ओरिजिनल वैल्यू को बुक्स में शो करना चाहते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम उससे आगे चलेंगे। मेथड्स मैंने आपको दोनों बता दिए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोनों ही मेथड को दोनों तरीक़ों से रिकॉर्ड किया जा सकता है, फर्स्ट मेथड से भी और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाले सेकंड मेथड से भी। आज हम करेंगे फर्स्ट मेथड से, यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन से एसेट अकाउंट को कम कर देते हैं। ओके, पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर करेंगे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, देखो मेन जो है ये 4 एंट्रीज होती हैं। कौन सी? परचेज ऑफ एसेट, या उस टाइम पे कोई चार्जेस, कोई एक्सपेंसेस, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर पे करने पड़ जाएं। देन डेप्रिसिएशन लगता है साल के एंड में। देन वो डेप्रिसिएशन पीएनएल में ट्रांसफ़र होता है। ये 2 एंट्रीज मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, आज हम रिपीट करेंगे। एंड देन सेल ऑफ एसेट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है वो है ये। कैसे है चलिए देखते हैं कि आपको जर्नल कितने अच्छे से आता है। मैंने सिखाया तो था, आप किस किस को याद है देखते हैं। और ये 2 एंट्रीज तो मैंने बताई थी। तो आप एक काम कीजिए, पेन और पेपर रेडी कर लीजिए और मेरे लिखने से पहले ये एंट्रीज लिखिए और चेक कीजिए कि आपने सही लिखी है या नहीं। ओके, आपका छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। आइए मैं लिखता हूँ। परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? क्या परचेज डेबिट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, जो भी एसेट खरीद रहे हैं वो डेबिट करते हैं। मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स में बताया था, मैंने आपको जर्नल के टाइम पे भी बता दिया था कि परचेज वर्ड आता है गुड्स के लिए। कौन से गुड्स के लिए? वो गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, यानी कि जिसको खरीदने बेचने का काम है। फॉर एग्जांपल हमारी शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, तो जब हम कपड़ा खरीदेंगे, धागा खरीदेंगे, बटन्स खरीदेंगे, पैकिंग मटेरियल खरीदेंगे, दैन इट इज़ परचेज। जब हम मशीन्स खरीदेंगे, स्विंग मशीन्स जो होती है, सिलाई की मशीन्स, तो उसके लिए परचेज वर्ड नहीं आएगा बच्चों। क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो जो भी एसेट आप खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हैं बच्चों और बैंक भी लिख सकते हैं, बीइंग एसेट परचेज्ड। ओके बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा एसेट खरीद रखे होते हैं। 2 मशीन खरीदी, 3 मशीन खरीदी, 5 मशीन खरीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम डेट पे खरीदी है, सेम रेट की एक जैसी है, तो सबको इकट्ठा चलाए जाओ। अगर मान लो अलग अलग मशीन्स हैं, अलग अलग डेट्स पे खरीदी, उसको नाम दे दो, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा। अगर कोई चार्ज पे किया है, फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस, ऐसी कई सारी बातें आपको यहाँ मिलेंगी। या मान लो आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है और ख़रीदने के वक्त उसको रिपेयर कराना पड़ेगा चलाने से पहले। हमेशा याद रखना बच्चों, कोई भी रिपेयर अगर आप मशीन में करा रहे हो खरीदते टाइम, उसको यूज़ करने से पहले, तो वो एसेट का पार्ट होती है, कैपिटल नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है। एक बार मशीन चल रही है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना यूज़ कर ली और अब वो ख़राब हो गई, अब उसमें रिपेयर आ गई, दैट इज़ रिपेयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? सेकंड चैप्टर में बताया था अच्छे से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। हमारा जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है कि लाइफ लंबी है, डिफाइन करो कैपिटल एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। ओके बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? एंट्री सेम होगी, चार्जेस वो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इरेक्शन चार्जेस है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, या कोई एक्स्ट्रा स्टैंड बनवाया है मशीन को खड़ा करने के लिए। जैसे एसी लेते हैं तो फिटिंग के खर्चे हो गए, तो वो किसका पार्ट हो जाएंगे? एसी की कॉस्ट का पार्ट हो जाएंगे, ना कि फिटिंग चार्जेस होंगे। ओके बच्चों, तो सेम एंट्री हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई चेंज नहीं है। आ जाओ डेप्रिसिएशन। हमेशा याद रखना डेप्रिसिएशन कब लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में। अब एक बात बड़ा ध्यान से देखना है बच्चों आपको,
एक बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, गलती हो जाती है, मेरे से हो गई थी 11th क्लास में। पूरा क्वेश्चन सही था, बस वो स्टार्टिंग में गलती हो गई, पूरा क्वेश्चन गलत, काटा, 0 मार्क्स दिए मेरे सर ने, आज भी याद है। उसके बाद कभी नहीं हुई गलती। क्या गलती होती है, मान लो हमारा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगर तो मशीन 1 अप्रैल को खरीदी है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्वाइट ऑब्वियस है। पर अगर मान लो मशीन हमने खरीदी है 1 जुलाई को और साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, तो फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन तो साल के एंड में लगता है, लेकिन टाइम कहाँ से काउंट करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ऐसा नहीं है कि कभी भी खरीदा साल में उठा के पूरे साल का रेंट वो लगा दिया डेप्रिसिएशन। एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लो आपने एक घर किराए पे लिया है, ठीक है, 1000 रुपीज़ पर मंथ रेंट है, साल का कितना हो गया 12,000। तो क्या अगर आप पहले साल में, अगर मान लीजिए साल हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जनवरी से शुरू और दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, पर आपने जुलाई में घर लिया है रेंट पे, तो उस पर्टिकुलर ईयर में क्या आपने 12,000 रेंट दिया होगा? नहीं बच्चों, कितना दिया होगा? 6,000 दिया होगा। फिर अगले साल से वो 12,000 12,000 12,000 चलता जाएगा। गॉट इट? तो ये हमेशा ऐसे होता है, टाइम के हिसाब से होता है। जितना आप टाइम यूज़ करोगे उस मशीन को, उतने ही टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा। गॉट इट? तो खास ध्यान देना है कब? एट द टाइम ऑफ परचेज, और दूसरा खास ध्यान कब देना है? एट द टाइम ऑफ सेल। बाकी बीच के ईयर्स में तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, आंख बंद करके लगाते जाओ। चलिए, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये लास्ट क्लास में भी बता दी थी मैंने, टू एसेट अकाउंट। ओके बच्चों, और जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या एंट्री करी थी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाता है साल के एंड में? क्या समझाया था कि कोई भी खर्चा हो, जितनी भी मशीन घिसी है, मशीन की वैल्यू डाउन हुई है, मशीन को रिप्लेस करने की कॉस्ट भी इसको कह देते हैं। कहाँ से निकालते हैं हम? बिजनेस से निकालते हैं। बिजनेस से ही निकलेगा सारा पैसा। कहाँ से निकलेगा? बिजनेस से निकलेगा। तो ये डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाएगा? कमाई तभी देखेंगे इस खर्चे को निकालने के बाद। तो क्या करेंगे हम? मान के चलेंगे कि हमारा एक्सपेंस है और इसको डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एंट्री बच्चों भी आपको शायद ना अच्छे से समझ में आए, पर जब आप अपना फाइनेंस अकाउंट्स वाला चैप्टर करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ये याद रखो कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं हमारे, वो सब के सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में। कौन से कहाँ जाते हैं ये आप फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में अच्छे से सीख जाएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, P&L अकाउंट कभी बनता नहीं है। या तो आपको मशीन अकाउंट बनाना आएगा और डेप्रिसिएशन, 2 ही अकाउंट बनाने आएंगे। और इस साल तो कुछ भी नहीं आने वाला, इस साल तो सिर्फ MCQ आएंगे। तो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके, चलिए, सेल ऑफ एसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 एस्ट्रिक लगा लो, ठीक है। सेल की एंट्री क्या होती है? सबको पता है क्या होती है। जैसे परचेज की होती है वैसे सेल की होती है। एसेट आया, पैसे चले गए। अब क्या होगा? पैसे आ गए और टू एसेट। क्या ये एंट्री सही है? हो सकती है, एक केस में हो सकती है। किस केस में हो सकती है? चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल से। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा। देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? हम बुक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी, राइट। अब बुक में समझ लीजिए आपने 1 अप्रैल, ध्यान से देखना बच्चों, 2019 को एक 50,000 रुपए की मशीन खरीदी। तो हमारी बुक डेबिट हो गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 50,000 रुपए की मशीन आ गई, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब पहला साल कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2020 खत्म हो गया। 10% चलिए इस पे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, 5,000 रुपये लगा दिया। मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 45,000। ओके बच्चों, ये हो गया 1 अप्रैल 2020, साल क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे नया साल शुरू हो गया। एक और साल बीत गया, 31 मार्च 2021।
और 5,000 डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू कितनी रह गई 40,000। ये कौन सी तारीख है 1 अप्रैल 2021। अब आ जाओ बच्चों 1 अक्टूबर 2021, सेम साल सेम ईयर। कितना टाइम हो गया ये 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद हमने मशीन बेच दी 30,000 रुपीज़ की। कितने की बेच दी 30,000 की। अब देखिए छोटी सी चीज़, पहले हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, क्योंकि 6 महीने यूज़ करिए ना, डेप्रिसिएशन हमेशा कैसे लगता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जितने दिन रेंट पे बिल्डिंग लेंगे उतना रेंट देना पड़ेगा। तो जितने दिन हम मशीन यूज़ कर ली पहले उतना तो डेप्रिसिएशन निकालो ना, इतनी मशीन तो हमने यूज़ कर ली। तो मशीन की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी रह गई 37,500। किस डेट पे, इस डेट पे। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन है 6 मंथ्स का। ओके बच्चों, अब अगर ये मशीन, ये हमारी बुक्स में वैल्यू है, यानी मेरी बुक्स में लिखा हुआ है, मेरी बैलेंस शीट में, मेरे एसेट्स में कि मेरी मशीन 37,500 की है। अगर तो ये 37,500 की बिक गई, एसेट, ये क्या है एसेट, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है। मशीन बिकेगी तो क्या होगी क्रेडिट होगी, यानी कि मशीन जब जाएगी तो पूरी की पूरी मशीन इतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि एसेट क्रेडिट हो गया 37,500 से। ये तो क्रेडिट होगा ही होगा, क्योंकि मशीन जाने के बाद मशीन तो बची नहीं ना। हम ऐसा तो नहीं दे सकते ना कि 30,000 की मशीन चली गई 7,500 की बच गई, या 35,000 की चली गई और 2,500 की बच गई। ऐसा तो हो नहीं सकता, मशीन तो वो पूरी लेके जाएगा जो भी लेके जाएगा। अब मशीन पूरी चली गई तो हमें पूरा एसेट क्रेडिट करना है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। पूरा एसेट चला गया, पूरा क्रेडिट हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अगर मान लो पैसे भी इतने आ रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री मैच हो गई, डेबिट क्रेडिट के बैलेंस बराबर आ गए। ओके बच्चों, पर अगर मान लो ये मशीन इससे कम की बिकती है या ज़्यादा की बिकती है, फिर क्या करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले कम का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मशीन बिकी 30,000 की। अब क्या ये एंट्री सही है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे। और जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट और फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। तो ये मैच नहीं हो रहे। अब क्या हो गया, हमारे हिसाब से जो मशीन 37,500 की थी वो कितने में बिक गई 30,000 में। तो क्या हो गया बच्चों 7,500 का लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेबिट ऑल लॉसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 7,500 से। केस 1, चलो इसको केस बना लेते हैं। ठीक है, केस 1 क्या हो गया कि मशीन बिकी 30,000 में। ओके बच्चों, तो क्या हो गया लॉस हो गया। लॉस हमेशा डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और इसको मैं कैसे लिख सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बाद में ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा वो लॉस। सीधा P&L भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस 2, ज़्यादा में बिक गई, सेल प्राइस कितना है 40,000 ले लेते हैं। तो बच्चों एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। कितने 40,000, क्योंकि 40,000 में बिकी है तो 40,000 आएंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा। टू एसेट, जो भी हमारा एसेट था या मशीन थी, कितने की थी 37,500 की। ऐसा तो नहीं है ना महंगी बिक गई तो बुक्स में वैल्यू बढ़ा देंगे, बुक्स में वैल्यू तो बढ़ा ही नहीं सकते, जो चल रही है वही दिखाएंगे। ओके बच्चों, अब क्या हो गया, अब इधर डिफरेंस आ गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि जो मशीन हमें लग रहा था 37,500 की वो कितने में बिक गई 40,000 में बिक गई। तो क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। लो जी, कितने रुपए से 2,500 से। तो बच्चों क्या सीखा कि जब भी मशीन की सेल होगी तब आपको खास ध्यान देना है 2 बातों पे, या तो लॉस या प्रॉफिट। बहुत रेयर चांस है कि ये सेम बिक जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता, और इस बार जो MCQ आने हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं आएगा।
उसमें निकालना ही ये आएगा। अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। तो अब ईमानदारी से बता दो किस किस की ये एंट्रीज सही थी, ठीक है ना। चलिए, नहीं भी थी बच्चों तो उसको सही कर लो। ओके, अब हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे आपको अकाउंट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको क्लीन करके क्वेश्चन के साथ अभी वापस आया। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 टीएस ग्रेवाल, न्यू बुक, पेज नंबर 15.42। अब देखो मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है वो, कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को हमने एक परचेज़ करी एक मशीन 40,000 रुपीज़ की। ख़रीदते ही सेम डे उसको रिपेयर, सेकेंड हैंड मशीन थी तो उसको रिपेयर कराने पे हमारे लग गए 10,000 रुपीज़, पार्ट ऑफ मशीन, पार्ट ऑफ कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद रखना। देन 30 सितंबर को हमने एक और मशीन खरीद ली नई, दैट इज़ 20,000 रुपीज़ के लिए। ओके, देन 31 दिसंबर को रिपेयर्स के लिए हमने खर्चे 3,000 रुपीज़, कुछ खराबी आ गई होगी मशीन में, और 31 मार्च को हमें लगाना है इस पर डेप्रिसिएशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी सेल नहीं आई है। ओके बच्चों, सेल नेक्स्ट क्वेश्चन से आएगी, फिर हम उसकी एंट्री भी करेंगे। फिलहाल रिकॉर्ड करना सीख जाते हैं। सबसे पहले कब, 1 अप्रैल 2020, एक ही साल का अकाउंट बनाना है, बना लेते हैं। अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट मशीन, क्योंकि 2 मशीन है तो नाम दे देंगे फर्स्ट और सेकंड। कितने की खरीदी, 40,000 रुपीज़ की, लिख देते हैं। अगेन टू कैश अकाउंट, क्या करा, रिपेयर्स, कितने, 10,000। उसके बाद क्या आया, सितंबर 30, क्या खरीदा, 2 कैश बैंक, बच्चों कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड मशीन कितने की खरीदी, 20,000 की। क्या कर रहा हूँ ये मैं जर्नल एंट्रीज़ की लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ। क्या एंट्री बनती है अभी लिखी जो हमने, एसेट अकाउंट यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कैश बैंक बनाना नहीं है वरना क्रेडिट की एंट्री उसमें ट्रांसफ़र होती। देन रिपेयर्स के पैसे खर्चे, क्या एंट्री आएगी, फिर से मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट अगर बनाते या कैश बुक अगर बनाते तो क्या लिखते, बाय मशीनरी अकाउंट। फिर से मशीन खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश बुक होती तो फिर क्या एंट्री करते, कैश बुक क्रेडिटेड बाय मशीनरी अकाउंट। ओके बच्चों, अब आ जाओ ये वाली रिपेयर्स, क्या ये रिकॉर्ड होगी, नहीं। क्यों, मैंने क्या बताया था कि मशीन को खरीदते वक्त अगर कोई भी आपको रिपेयर, रिन्यूअल, इंस्टॉलेशन चार्जेस, फ्रेट, इरेक्शन चार्जेस खर्चना पड़ जाए तो पार्ट ऑफ कॉस्ट। चलने के बाद नो, तो ये चल चुकी है 3 मंथ्स, तो ये कहाँ आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या एंट्री होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ना हम रिपेयर अकाउंट बना रहे हैं ना कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग नहीं होगी। अब वो कह रहा है 31 मार्च, साल के एंड में, साल एंड कब होगा, 2021 मार्च 31। क्या करो, डेप्रिसिएशन लगा दो, लगा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन। 2 मशीनें हैं, दोनों का लगा देते हैं। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट कितनी है, 50,000, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%, कितने लिखेंगे, 5,000 रुपीज़, लिख देते हैं। दूसरी मशीन की कॉस्ट कितनी है, 20,000, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10% पर एनम, यानी कि साल का 10%। तो साल का कितना हो गया, 2,000। 10% कैसे निकालते हैं, बस एक जीरो हटा दो। 20% करना तो इसको डबल कर दो, 5% हो तो इसको हाफ कर दो। कितने दिन का, अभी समझाया था, कहाँ ध्यान देना है, डेट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन हो गए बच्चों, 6 मंथ्स। तो अगर साल का डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये है तो 6 महीने का कितना होगा, 6 मंथ्स का हो जाएगा 1,000 रुपीज़। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 6,000। सेम डे अकाउंट क्लोज करते हैं, और क्लोज करते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट और सेकंड मशीन, दोनों मशीन्स का 50 में से 5 गए, एक बच गई 45,000 की और दूसरी बच गई 19,000 की, और दोनों मिला के बच गई 64,000 की। 2 बच्चों, ये क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म हो गया। ओके बच्चों, समझ में आ गया, सिंपल था, रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो जो जर्नल एंट्रीज अभी लिखवाई थी उसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं था करने के लिए।
अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन में मशीन से एक से ज़्यादा हैं, देन उनकी परचेज भी है और उनकी सेल भी है। उसको करने में आपको मज़ा आएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा खुल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इस साल पढ़ रहे हैं, कि पूरा क्वेश्चन सर क्यों करा रहे हैं, हमारे तो MCQ आने हैं। तो बच्चों, जब तक आप, दो रीज़न हैं, जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आप MCQ के आंसर नहीं दे पाओगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपसे पूछूंगा भी और आपको बताऊंगा भी। ओके, सेकंड थिंग बच्चों, इस साल तो MCQ आ रहे हैं, जब 12th में नेक्स्ट ईयर आप जाओगे और भगवान ने चाहा कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, स्कूल्स प्रॉपर लगे, तब क्या करोगे? जो आपका 12th का पहला चैप्टर है, अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, NPO जिसको बोलते हैं, उसमें भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन हैं। फिर क्या करोगे कि हमने तो लास्ट ईयर MCQ पढ़े थे, हमें डेप्रिसिएशन नहीं आता, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो बच्चों सीखो, और इट्स नॉट इन 11th और 12th, आगे भी जब आप BCom पढ़ोगे, CA करोगे, CS करोगे, CWA करोगे, MBA करोगे, हर जगह BBA करोगे, हर जगह बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे। और अगर उसके बाद बिजनेस के फील्ड में आ गए तो फिर तो ज़रूरत पड़नी है। सो समझो इनको। ओके, तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, सेम बुक, सेम पेज, सेम चैप्टर, सेम आप और सेम मैं, है ना। चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब देखो बच्चों, ये जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप भी कोशिश करना ऐसे लिखो जब करो तो। दो फायदे होंगे, एक बार बार बुक में देखना नहीं पड़ेगा, दूसरा आपको एक कंप्लीट स्नैपशॉट मिल जाएगा क्वेश्चन में है क्या। बात समझ में आई? जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बार बार क्वेश्चन को पढ़ने में होती है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, पहली बार क्वेश्चन पढ़ना, एक ही बार पढ़ना, थोड़ा स्लो पढ़ना, और जो जो आपके पॉइंट्स हैं लिखते जाना विद डेट्स। दोबारा बुक की तरफ देखना भी नहीं है। अब देखो मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, इवन आपको क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं है। आखिरी में क्वेश्चन का आंसर मैच करने के लिए बुक देखना। चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2017 को हमने 5 मशीन्स खरीदी 60,000 की ईच। कोई बात नहीं, खरीद ली। कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि 2 साल के बाद पहली मशीन ख़राब हो गई और एक मशीन हमने बेच दी, किस पे? 8,000 रुपीज़ के लॉस पे। अब देखो बच्चों, सेल प्राइस नहीं है यहाँ पे, ये बनेंगे आपके MCQs कि बताओ कि सेल प्राइस कितना है। कैसे करोगे? जब तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप सेल प्राइस जल्दी सी नहीं निकाल पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, गलती कर दोगे। तो इसलिए समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, आगे चलते हैं। कह रहा है 1 जुलाई 2020 को, यानी कि और 1.5 साल बाद, अप्रॉक्सीमेटली 15 मंथ्स के बाद, एक और मशीन ख़राब हो गई और अब कितने में बेच दी? 12,500 के लॉस पे बेच दी। अगेन सेल प्राइस नहीं है। एक और MCQ बन गया आपका कि क्वेश्चन आ जाएगा, 5 मशीन्स खरीदी थी, पहली यहाँ बेच दी, दूसरी यहाँ बेच दी, बताओ उनका सेल प्राइस क्या था। अब लगे रहो कैलकुलेट करने में। ओके, उसके बाद वो कह रहा है 1 अक्टूबर 2020 को, कुछ ही दिनों बाद, 3 महीने और बाद, क्या करा? एक नई मशीन परचेज कर ली 1 लाख रुपीज़ की। अब बताओ कि आपका 31 मार्च 2021 को कितने रुपए की बैलेंस ऑफ मशीनरी है, यानी कि कितने रुपए की मशीन है आपके पास, या मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या आएगा जो आपको बैलेंस शीट में शो करना है। तो बच्चों क्वेश्चन उसने पूरा पूछ लिया फुल और बना दिया क्या उसका? MCQ बना सकते हैं। तो आपको फुल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में पूरा बनाना है, ऐसे करना है, फिर तो हो गया MCQ सॉल्व। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि करना क्या है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले कह रहा है 1 अप्रैल 2017 लीजिए, 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो 5 मशीन्स। ओके, 60,000 इंटू 5, तो 6 का टेबल आता है। हाँ मुझे तो आता है, देखो कितना हो जाएगा? 3 लाख लिख दिया। ओके बच्चों, क्या पहले साल के एंड तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ओके, कुछ नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? अब हम डेप्रिसिएशन लगेंगे हमेशा साल के एंड में। साल का एंड होगा 2018 को, मार्च 31। क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितने का? पूरी 5 मशीन्स का। कितना लगेगा? 10%। 10% कितना हो गया?
30,000। ओके, लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन पर मशीन, काम आएगा आगे। 6,000 पर एनम, 6,000 रुपये एक मशीन का पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। 5 का कितना हो गया? 30,000 हो गया। ओके बच्चों, चलिए कुछ नहीं हुआ, बैलेंस निकाल देंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,70,000, 3 लाख टोटल आ गया। सेम लाइन में, ये ध्यान रखना बच्चों, सिमेट्री का बहुत ध्यान रखना होता है अकाउंट्स में। ओके, नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या लिखेंगे? 2,70,000 ही लिखेंगे। क्या इस साल में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी आ गया 2019 मार्च 31 अगेन बाय डेप्रिसिएशन कितना? फिर से 30,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है। देन बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया? 270 में से 30 गए, 2,40,000। ये बच्चों 5 मशीन्स का बैलेंस है। ओके, चलिए, तो सकुशल हमने 2 साल तो निकाल लिए। जैसे ही तीसरा साल शुरू हुआ 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,40,000, पहले ही दिन एक मशीन बोल गई। अब क्या कर रहा है? वो कह रहा है मैंने बेच दी भाई। कितने में बेच दी? जितने की भी थी, 8,000 के नुकसान पे बेच दी, एट अ लॉस ऑफ 8,000 रुपीज़। अब बच्चों, जब भी मशीन बिकेगी सबसे पहले क्या होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये। क्या करना है? एट द टाइम ऑफ सेल, कॉपी कर लेना, सब लिखवा रहा हूं। फर्स्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, कब से कब तक? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू, कहाँ तक? टू द डेट ऑफ सेल। लो जी, एक इंपॉर्टेंट नोट बन गया हमारा। क्या बन गया? कि जब भी मशीन बिकती है तो साल के स्टार्टिंग से मशीन की सेल की डेट तक का पहले डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल में बताया था कि 6 महीने अगर घर यूज़ करा है तो 6 महीने का रेंट, तो 6 महीने मशीन यूज़ करी तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। अब सेल कब हो गई? 1 अप्रैल 2019 को ही हो गई। लो जी, क्या हो गया? ये तो एक भी दिन मशीन यूज़ नहीं करी इस साल, तो क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं लगेगा बच्चों, पहले दिन का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। चलिए, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने के बाद अब हमें यहाँ डेप्रिसिएशन लगाना था। डेप्रिसिएशन लगे नहीं, क्योंकि एक ही दिन है तो नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे? सीधा लिखेंगे 2 चीज़ें। क्या लिखेंगे? बाय कैश सेल प्राइस और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, और ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बच्चों, ये है लिखने का तरीका। अब ये तो हमें उसने दे रखा है, 8,000 के लॉस पे बेच दी, लिख देते हैं हम भी। बेची कितने में, कैसे निकालेंगे? समझिए, कितने की मशीन है? 2,40,000 की। कितनी मशीन्स है ये 5 मशीन्स है। तो एक मशीन कितने की हो जाएगी? निकाल लेते हैं। बुक वैल्यू ऑफ मशीन,
लो जी, कितनी आ गई बुक वैल्यू? 48,000 आ गई। 2,40,000 की 5 मशीनें, सारी आइडेंटिकल हैं, एक जैसी है, एक जैसी परचेज, एक जैसी प्राइस, एक जैसा यूसेज, एक जैसा डेप्रिसिएशन, तो एक जैसी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है बच्चों? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, देन नेक्स्ट ईयर लेस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, तो ये बुक वैल्यू हो गई। तो हमने क्या निकाल लिया? बुक वैल्यू निकाल ली एक मशीन की। कितने की आ गई? 48,000 की। उसमें से लॉस कितना हो गया? 8,000। तो कितने की बिक गई होगी? 40,000 की। निकल गया, पहला नोट आ गया हमारा। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। वो कह रहा है 1 जुलाई 2020, अब इस साल तो कुछ हुआ नहीं, तो क्या करेंगे? क्लोज कर देते हैं। कब क्लोज हो जाएगा ये? 2020 मार्च 31, जुलाई इसके बाद आएगा, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब बैलेंस लिख देंगे? नहीं, 4 मशीनें चलाई है ना, 4 का डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन कितने का? 4 मशीन्स का। एक मशीन का कितना है? देखो लिखा था, काम आ गया ना, इसीलिए लिखना चाहिए। हमेशा बच्चों लिखो, लिखने की आदत डालो, जितना लिखोगे उतनी परफेक्शन आएगी। याद रखना, कॉन्सेप्ट को समझो, रिलेट करो अपने आप को। सोचो, खुद सोचो कि अगर आप एक बिजनेस के ऑनर हो तो आप कैसे अपने अकाउंट्स बनाओगे, कैसे अपनी बुक्स लिखोगे। अकाउंट्स ऐसे ही बने हैं, कोई भगवान नहीं आए थे ऊपर से बनाने। इंसानों ने जब काम किया, बिजनेस किया, प्रॉफिट लॉस निकाला, तो लिखना शुरू किया, तो समझ में आया कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। हम भी वैसे ही लिख रहे हैं, बस हमें पका पकाया मिल गया, समझना है और सिस्टमैटिकली बनाना है, दैट्स इट। तो अपने आप को रिलेट करो कि अगर आप बिजनेस में होते तो अब कितनी मशीन घिस गई आपकी। तो आपको पता है 4 मशीन्स हमने फुल ईयर यूज़ करी है, तो डेप्रिसिएशन आ गया 24,000। ओके बच्चों, अब बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर से 4 मशीन्स निकालने के बच्चों। एक जैसे हम निकालते हैं, इसमें से ये सब माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा और तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक मशीन कितने की है? 48,000 की, तो 4 मशीन्स कितने की होंगी बताओ, चलो फटाफट से। 4 मशीन्स होंगी बच्चों 1,92,000 की। ओके, अब 1,92,000 की मशीन्स होगी यहाँ, क्योंकि 48,000 की यहाँ है। ओके, उस 1,92,000 पे क्या लग गया? डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 24,000। तो बैलेंस कितना आ जाएगा? लिख देते हैं, 1,92,000 माइनस 24,000। बताओ कितना आएगा? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ, 1,68,000 आ जाएगा। इसको आप टोटल कर लो, 2,40,000 आ जाएगा। हम भी मैच कर लेते हैं, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैच तो होना ही है। लो जी, मैच हो गया। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं हुआ, आगे चलेंगे। कौन सा साल आ गया अब? चलिए थोड़ी लाइंस और मारते हैं। चलो हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है बाद में कहेगा, पहले हम अपना बैलेंस लिख लेते हैं। क्या आ गया? 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी मशीन है? 4 मशीन्स। कितना है? 1,68,000। चलिए जी, ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है, कुछ हुआ? हाँ हुआ। 1 जुलाई, यहाँ आ गई, यहाँ तक का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। 1 जुलाई 2020 सेकेंड मशीन बेच दी 12,500 पे। अब बच्चों गैप आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? 2020 जुलाई 1, तो एक दिन का डेप्रिसिएशन नहीं था, बट 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 मंथ्स हो गए और 3 मंथ्स हमने मशीन यूज़ करी है बच्चों। तो क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने दिन का? 3 मंथ्स का। अब ये मंथ्स हैं, याद रखना, ठीक है? ये मशीन्स नहीं है। तो कितना है? अगर साल का एक मशीन का है 6,000, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा? यानी कि 1/4 या 3/12 कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1,500।
लो जी, सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। एक मशीन है, एक मशीन 3 महीने के बाद बेच दी, 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? 1500। कैसे आया? 6000 डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब ये बेच दी, बाय कैश सेल हो गई, पता नहीं कितने में हुई है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। पूरा लिखना बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन में और बहुत कुछ लिखना है, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है। ओके, तो बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना हो गया? 12,500 हो गया। लो जी, अब क्या करेंगे? फिर से वही मेथड, क्या करेंगे? 4 मशीन्स, कितने की है? 168 की। तो एक मशीन कितनी आ जाएगी? यहाँ पे डेट डाल दो, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2019। अब क्या निकालेंगे? बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020। कितना आ जाएगा? 1,68,000 डिवाइडेड बाय 4, 42,000 आ जाएगी। और एक आसान तरीका है, देखो अब शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, सीखते जाओ। ओके, आसान तरीका क्या है? पिछले साल 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन की वैल्यू कितनी थी? 48,000। साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 6,000। तो मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी? 42,000। दोनों तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, कहीं से भी कान पकड़ लो बच्चों। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आंसर तो आएगा ही आएगा। आप अपने आंसर को अकाउंट्स में 2-2, 3-3 तरीके से चेक कर सकते हो। ओके, दोनों तरीके बता दिए। इसको 4 से डिवाइड कर दो, नहीं तो पिछले साल एक मशीन की वैल्यू 48 थी, पिछले साल पूरे साल जो मशीन चली है 6,000 डेप्रिसिएशन लग गया, कितने की बचेगी? 48 माइनस 6, 42,000। तो 42,000 की मशीन थी बच्चों, जिसमें से 1500 डेप्रिसिएशन और 12,500 का लॉस, यानी कि टोटल ये हो गए 14,000। तो मशीन बिकी कितने में होगी? 28,000 में बिकी होगी। कैसे आया फिर बता देता हूँ, देखो। सेल प्राइस 42,000 की मशीन थी, माइनस 1500 का डेप्रिसिएशन, माइनस 12,500 का लॉस खाया, तो कितना बच गया? 28,000 बच गया। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ आ गया होगा। अब क्या हुआ? 1 अक्टूबर को एक मशीन और खरीद ली, कोई बात नहीं, खरीद लेते हैं। टू बैंक अकाउंट क्या लिख देंगे? न्यू मशीन, एक नई और खरीद ली हमने। कितने की खरीद ली? 1 लाख की खरीद ली। क्या उसके बाद कुछ हुआ? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन खत्म हो गया। वो कह रहा है भी क्वेश्चन खत्म, क्लोज कर दो। तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर पहुंच गए, 2021 मार्च 31। क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे डेप्रिसिएशन। कितनी मशीन का लगेगा? ओल्ड मशीन 3 है, 5 खरीदी थी, एक पहले बेच दी, दूसरी यहाँ बेच दी, 3 बच गई। एक मशीन का डेप्रिसिएशन साल का 6,000, तो 3 मशीन का कितना होगा? अरे बोलो तो सही यार। ठीक है, एक और मशीन खरीद ली न्यू, कितने की? 1 लाख की। डेप्रिसिएशन कितना साल का? 10,000। क्या पूरे साल का लगाएंगे? नहीं, क्या बोला था? परचेज के टाइम पे ध्यान देना, डेप्रिसिएशन का 2 बारी ध्यान देना बच्चों, परचेज के टाइम पे और सेल के टाइम पे। तो कब खरीदी है? अक्टूबर 1 को। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। कितने दिन हो गए? 6 महीने, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम इस पे लगा देंगे। साल का 10,000 है, तो 6 मंथ्स का कितना हो गया? 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 23,000। अब क्या बच गया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? अब 2 तरीके हैं, क्या? इनके टोटल में से इसको माइनस कर दो, या हमारे पास 3 मशीन्स थी, कितने रुपए की? 42,000 के हिसाब से। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 6,000। कितनी वैल्यू बची? 36,000। किसकी? एक मशीन की। 3 की कितनी हो गई? 36 इंटू 3, 1,08,000। ओके, उसके बाद एक और मशीन खरीदी 1 लाख की, 5,000 डेप्रिसिएशन, कितने बचे? 95,000। तो दोनों मशीन्स मिला के कितनी हो गई? कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, चलो। ओल्ड मशीन्स कितने की थी? 3। देखो 1,68,000 की 4 मशीन्स थी, उसमें से 40,000 की एक मशीन कम कर ली,
तो कितने की मशीन्स बच गई? ये बच गई हमारी 1,26,000 की, 3 मशीन्स का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 18,000, कितने की रह गई मशीन्स? 1,08,000 की। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या बताया था कि 42,000 की एक मशीन थी, 6,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, 36,000 की रह गई, 36 इंटू 3 करोगे तो भी यही फिगर आएगी। गॉट इट? ये ओल्ड मशीन्स थी। फिर एक न्यू मशीन्स खरीदी। न्यू मशीन कितने की खरीदी? 1 लाख रुपीज़ की। डेप्रिसिएशन कितना लगा? 5,000। कितने की रह गई? 95,000 की। टोटल मशीन्स कितने की हो गई? 2,03,000 की। चेक कर लेना, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप ओल्ड और न्यू करके ये 2 बैलेंस लिख के टोटल बाहर कर देना। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, जगह नहीं है इसलिए मैं सीधा 2,03,000 लिख रहा हूँ। टोटल जब आप मिलाओगे तो ये मैच हो जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ बच्चों बैलेंस निकालने का, ध्यान से देखना। डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इस क्वेश्चन पे एमसीक्यू बनाते हैं। अब सोचिए कि यही क्वेश्चन उसने आपको एमसीक्यू बना के दे दिया। पहले तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कर दिया है ये सॉल्व, पूरा का पूरा। आंसर मैच कर लेना, 2,03,000 ही आ रहा होगा, सारे आंसर मैच हो रहेंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर मान लो आपको उन्होंने यही क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया? सेम क्वेश्चन दे दिया, और वो कह रहा है कि बताओ सेकंड मशीन कितने की बिकी, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 1 मशीन का केस लेके चलना है, क्योंकि आइडेंटिकल मशीन्स हैं, एक जैसी परचेज प्राइस है, एक जैसा डेप्रिसिएशन है, सेम डेट्स हैं परचेज की, तो सेम डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। और मशीन कितनी बेची है? एक ही बेची है। तो हम एक का केस लेके चलते हैं। कैसे लेके चलेंगे कि मान लो यहाँ पे एक मशीन खरीदी है 60,000 रुपये की, तो हमने क्या ले लिया? लो जी 60,000 की मशीन ले ली। घड़ी देख लो बच्चों कितने सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कहाँ बेची? यहाँ बेची। पहले साल का 6,000 डेप्रिसिएशन, उसके बाद दूसरे साल का 6,000 डेप्रिसिएशन, कहाँ पहुँच गए? 1 अप्रैल 17, 18, 19, फिर 6,000 और डेप्रिसिएशन, 3 बार डेप्रिसिएशन लग गया, 3 साल तो ऊपर पर चल गई, 17, 18, 18, 19, 19, 20। मशीन कितने की रह गई? 42,000 की। आ गए हम अपने यहाँ पे, सीधा यहाँ पहुँच गए, शॉर्टकट लग गया। अब क्या कह रहा है? 3 महीने बाद और बेच दी, 3 महीने का डेप्रिसिएशन, लॉस कितना? 12,500। परचेज सेल प्राइस कितना आ गया? 28,000। लग गया शॉर्टकट। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बताना है, उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है आपको कि एक मशीन खरीदी कितने की थी जो बिकी है। जब भी बच्चे क्वेश्चन आएगा वो हमेशा एक मशीन का आएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले मैंने एक प्लांट खरीदा था 3 लाख रुपीज़ का, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी आगे, मैं कराऊंगा आपको। 3 लाख रुपीज़ का प्लांट खरीदा था, विच कंसिस्ट 2 और 3 मशीन्स, कितनी भी हो सकती है। प्लांट का मतलब समझते हो ना, पूरा सेटअप। वो कहता है, वो कह देगा कि 1 जुलाई 2020 को अ पार्ट ऑफ प्लांट, कैसे? 1/3 पार्ट ऑफ प्लांट या 1/4 पार्ट ऑफ प्लांट या 1/5 पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज डैमेज ड्यू टू wear and tear or some accident, and it is of no use and hence sold for 28,000, calculate the loss, or it has been sold for 12,500 at a loss of 12,500, calculate the sale price of the asset। तो आप क्या करोगे? आपने फिर क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने स्टार्टिंग से ही, फॉर एग्जाम्पल उसने नहीं बताया 5 मशीन से, उसने बोला कुछ मशीन्स खरीदी थी 3 लाख रुपीज़ की, उसका 1/5 पार्ट खराब हो गया। द 1/5 पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज डैमेज एंड इट इज ऑफ नो यूज एंड हैंस सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2020 एट अ लॉस ऑफ 12,500। उसने बोल दिया क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन यही मान के चलना है 1/5, पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करो? स्टार्टिंग में ही 1/5 कर दो, पहुंच गए 60,000 पे। अब इसी पे डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, सेम कैलकुलेशन आ जाएगी। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, अभी ये चैप्टर्स ख़त्म होने दो। जब चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, कोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ MCQs, वैसे अभी हमने डालने शुरू कर दिए हैं अकाउंट्स के, अगर आप चैनल देख रहे हैं तो आप देखिए उस पर शॉर्ट्स आ रहे हैं।
उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं, धीरे धीरे मैं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस डालता जाऊंगा। तो आप खुद देखिए, जब आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो वो शॉर्ट्स में दिए हुए MCQs आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर बच्चों इनसे वो MCQs आपसे सॉल्व नहीं होते तो आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। गॉट इट? तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है और ये यहाँ काम नहीं आएगा, ये आगे भी काम आएगा। और पढ़ाई हमारी अभी ख़त्म नहीं हो रही, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और अगर समझ आ गई है बच्चों तो क्लास को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन इसी मेथड का और कराऊंगा जिसमें वो पार्ट ऑफ मशीन वाला क्वेश्चन होगा बच्चों, और फिर वैसा ही एक क्वेश्चन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कराऊंगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड का हो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का हो बच्चों, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। सिर्फ ये जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है ये चेंज हो जाती है, तो मैथमेटिकल पार्ट चेंज होता है, अकाउंटेंसी का पार्ट चेंज नहीं होता। सब कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन हर साल अलग फिगर आती जाएगी, सेम फिगर नहीं आती, तो हमारे वर्किंग नोट्स चेंज होते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो एक क्वेश्चन फिर मैं आपको रिड्यूसिंग बैलेंस का कराऊंगा, और उसके बाद 4th क्लास जो बच्चों हमारी बनेगी वो बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मिस मत कीजिएगा, एक भी क्लास को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए। मैं हूँ आपके साथ और हमेशा रहूँगा। गॉट इट? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, और पढ़ाई करते रहना बच्चों। बाय।